हेलो एवरीवन, इसके अंदर हम देखेंगे मोटिवेशन एंड लर्निंग कि मोटिवेशन और लर्निंग का क्या रिलेशन होता है, किस तरह से मोटिवेशन जरूरी होता है और ये किस तरह लर्निंग को अफेक्ट करता है, वो चीज हमें देखनी है। द टर्म मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मोवरे विच मीन्स टू मूव टू एक्शन। मोवरे लैटिन वर्ड से मोटिवेशन आया है जिसका अर्थ होता है टू मूव टू एक्शन, मतलब काम के लिए मूव करना। मोटिवेशन मेक्स इंडिविजुअल kick like an engine leading to action and performance। मोटिवेशन जो है वो इंडिविजुअल में एक इस तरह काम करता है जैसे इंजन में किक काम करती है कि किक लगने के बाद वो एक्शन और परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी तरह से मोटिवेट होने के बाद इंसान जो है वो एक्शन और परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर देता है। एट एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देयर आर सर्टेन नीड्स दैट एन इंडिविजुअल वांट्स टू मीट। ह्यूमन डेवलपमेंट की हर स्टेज पर इंसान कुछ न कुछ अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ दीज नीड्स इज इंपॉर्टेंट इन दैट इट इनेबल्स द इंडिविजुअल टू रीच ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विद हिमसेल्फ, हिज सोसाइटी एंड द लार्जर सोसाइटी। अब देखिए, इन ये जो जरूरतें होती हैं हर स्टेज पे, डेवलपमेंट की हर स्टेज पे ये जो जरूरतें होती हैं, इनका पूरा होना क्यों जरूरी है? ताकि इंडिविजुअल जो है वो एक इक्विलिब्रियम की स्थिति पे पहुंच जाए, संतुलन वो बना सके, मतलब एक सामंजस्य बना सके। किन किन चीजों के साथ? अपने आप के साथ, अपने समाज के साथ और लार्जर सोसाइटी के साथ, मतलब जिस गली मोहल्ले घर परिवार में वो रहता है उसके साथ साथ जो एक बड़ा समाज हमारा है, जैसे देश दुनिया, ह्यूमैनिटी आप कह सकते हो, उन सब चीजों के साथ वो एक सामंजस्य बना सके, उसके लिए वो जरूरतें पूरी होना बहुत जरूरी है। दिस इज नोटिस्ड इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। मोटिवेशन को जीवन के हर क्षेत्र में नोट किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ लर्निंग में ही मोटिवेशन चाहिए होता है, मोटिवेशन जीवन के हर क्षेत्र में चाहिए होता है। फॉर इंस्टेंस, learners, in spite of their good brains and available learning materials, do not perform in their learning in the same vein। वेन होता है लगन, यहां वेन का अर्थ क्या है? लगन। मतलब जो लर्नर होते हैं, हालांकि उनके पास अच्छा ब्रेन है, बहुत अच्छा मतलब ब्रेन है, सारे के सारे जो लर्निंग मटेरियल हैं वो भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो उस लगन के साथ लर्निंग को परफॉर्म नहीं कर पाते। वर्कर्स, डिस्पाइट ऑल द ट्रेनिंग्स एंड क्वालिफिकेशंस, डू नॉट ऑलवेज परफॉर्म वेल इन देयर ड्यूटी पोस्ट्स अंटिल दे आर मोटिवेटेड। यही बात वर्कर्स के साथ है, सिर्फ लर्नर्स के साथ नहीं। इन्होंने वर्कर्स का भी एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है? कि वर्कर्स को ट्रेनिंग भी मिली हुई होती है और उनके अंदर सारी की सारी वो क्वालिफिकेशंस भी होती हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा अपनी ड्यूटी को अपने पोस्ट के हिसाब से उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते जब तक कि उनको मोटिवेट ना किया जाए। मतलब जो बेस्ट है वो हमेशा मतलब बेस्ट आउटपुट नहीं देंगे, जब मोटिवेट हो जाएंगे तो बेस्ट आउटपुट देंगे, फिर से थोड़ा ढीले पड़ जाएंगे। तो इस तरह से मतलब चलता है। मोटिवेशन बहुत ही जरूरी है। Definition of motivation. Motivation is used as a concept to describe forces acting on or within an individual to initiate and direct his or her behavior। अब मोटिवेशन क्या है? ये एक कॉन्सेप्ट की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, किस कॉन्सेप्ट की तरह? क्या करता है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट उन फोर्सेस को डिस्क्राइब करता है जो इंसान के ऊपर काम करती हैं या इंसान के अंदर काम करती हैं, ताकि वो इनिशिएट कर सके, शुरुआत कर सके और डायरेक्ट कर सके अपने बिहेवियर को, यानी अपने बिहेवियर को एक सही डायरेक्शन दे सके और काम को इनिशिएट कर सके। इस चीज के लिए जो फोर्सेस लगती हैं, चाहे वो इंसान के ऊपर लगे या उसके अंदरूनी फोर्सेस हो, उन फोर्सेस को डिफाइन करने वाला, डिस्क्राइब करने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे हम मोटिवेशन के रूप में जानते हैं। इट इज डिफाइंड एज ए पुशिंग और मूविंग पावर दैट मेक्स एन इंडिविजुअल टू स्ट्राइव टू अचीव ए सेट गोल डिस्पाइट डिफिकल्टीज। इसको और किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? एक पुशिंग और मूविंग पावर की तरह, जो पुश करती है या जो मूव करवाती है हमसे, ऐसी पावर की तरह जो इंसान को, व्यक्ति को क्या कर देती है? that makes an individual to strive to achieve, उससे कोशिश करवाती है अचीव करने की। किस चीज को अचीव करने की?
एक सेट ऑफ गोल डिफिकल्टीज के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, मतलब डिस्पाइट डिफिकल्टीज, जो मुसीबतें हैं वो आने के बावजूद भी इंसान को मतलब वो फोर्स करती है कि आप जो है इस चीज को प्राप्त करो। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, लर्निंग के अंदर मोटिवेशन की क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। Children would want to understand effortlessly what the teacher wants them to understand or learn. बच्चे जो है वो उस चीज को जो टीचर उन्हें समझाना चाहता है, बच्चे भी उस चीज को समझना चाहते हैं। बट इन एक्चुअल फैक्ट दिस विश और डिजायर फेल्स टू क्रिस्टलाइज। लेकिन वास्तव के अंदर जो वास्तविक फैक्ट है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो इच्छा होती है ये क्रिस्टलाइज होने में, उभर कर सामने आने में फेल हो जाती है। तो वो फेल क्यों हो जाती है? क्योंकि कई बार बच्चे उस चीज को उस ढंग से नहीं कर पाते जितनी उनकी इच्छा होती है। मोटिवेशन इज एसेंशियल इन द लर्निंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू इंप्रूव द लर्निंग आउटकम्स। इसीलिए मोटिवेशन जो है वो लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही जरूरी है ताकि जो लर्निंग आउटकम है वो इंप्रूव की जा सके। इट प्रोवाइड्स द डिजायर इन द pupils to learn. The usefulness of motivation can be summarized as follows. इसकी जो यूजफुलनेस है, उपयोगिता है, वो इस तरह से डिस्क्राइब की जा सकती है। देखिए, its use helps pupil to pay attention in class. इसकी वजह से बच्चा जो है क्लास में अटेंटिव रहेगा। दूसरा क्या है? It can lead to self discovery and independent inquiry. सेल्फ डिस्कवरी, खुद ही वो चीजों को खोजने की कोशिश करेगा, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खोजेगा और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेगा, मतलब अलग से वो क्वेश्चनिंग भी करेगा। इट स्टिमुलेट्स प्यूपिल्स टू हायर अचीवमेंट्स, हायर अचीवमेंट्स के लिए ये उनको उत्तेजित कर देती है। क्या? मोटिवेशन। इट हेल्प्स एस्टेब्लिश कोर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड प्यूपिल्स, स्पेशली व्हेन प्यूपिल्स फाइंड लर्निंग लेस बोरिंग एंड लेस कंफ्यूजिंग। ये टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक कॉर्डियल मतलब सौहार्दपूर्ण रिलेशनशिप टीचर स्टूडेंट के बीच में स्थापित कर देती है, स्पेशली व्हेन पीपल्स फाइंड लर्निंग लेस बोरिंग एंड लेस कंफ्यूजिंग। खास तौर पे किस समय? जब बच्चे लर्निंग को लेस बोरिंग और लेस कंफ्यूजिंग जो है वो मानने लग जाएं तब। यानी मोटिवेशन की वजह से बच्चे लर्निंग को लेस बोरिंग मानेंगे, लेस कंफ्यूजिंग मानेंगे, और जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक सौहार्दपूर्ण रिश्ता जो है वो बन जाएगा। मोर लर्निंग आउटकम्स आर एश्योर्ड। इसके यूज करने से ये गारंटी है कि जो लर्निंग आउटकम है वो बढ़ेगा। व्हेन पीपल्स अचीव थ्रू मोटिवेशन, जब विद्यार्थी जो हैं वो किसी भी चीज को अचीव करते हैं मोटिवेशन के थ्रू, अटेंडेंस एट स्कूल बिकम्स रेगुलर। तो स्कूल में जो अटेंडेंस है ना उनकी वो रेगुलर हो जाती है। देखिए इस चीज को समझिए कैसे। मान लीजिए पनिशमेंट से किसी बच्चे को फोर्स करके किसी बच्चे को कुछ लर्न करवाया तो वो स्कूल में आना पसंद नहीं करेगा, वो उससे अवॉइड करेगा जितना भी हो सकेगा। लेकिन अगर उस बच्चे को मोटिवेट करके कोई चीज लर्न करवाई तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसे स्कूल में मतलब लर्निंग में मजा आने लगेगा, स्कूलिंग में। तो इसलिए अटेंडेंस जो है वो बढ़ेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की क्लासिफिकेशन। मोटिवेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। ये रहा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, दो तरह का होता है। द क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन इट्स सोर्स। This leads to two broad categories of motivation which are intrinsic and extrinsic. Intrinsic क्या होता है? Intrinsic होता है स्वाभाविक आंतरिक, और extrinsic क्या होता है? बाह्य। एक तो मोटिवेशन होता है जो अंदर से मिले, एक मोटिवेशन होता है जो बाहर से मिलता है। तो इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन है वो क्या है? Intrinsic motivation, this is the type of motivation that originates from within an individual. This does not depend on reward to be received. Rather, it involves doing something or carrying out an action with self-conviction. self-conviction से खुद की धारणा होती है, खुद की दृढ़ निश्चयता होती है, मतलब दृढ़ विश्वास होता है खुद का, उसी से ये काम होता है।
सेल्फ डिटर्मिनेशन से, सेल्फ डिटर्मिनेशन खुद के निर्धारण से, सेल्फ विलिंगनेस से, खुद की इच्छा शक्ति से ये काम जो है इंसान करता है, अंदर से ये मतलब निकलती है और ये फिर इंडिविजुअल को काम करने के लिए मतलब फोर्स करती है। इट इज अ बायोलॉजिकली इनहेरेंट विल और डिजायर और टेंडेंसी टू परफॉर्म एन एक्ट। देखिए किसी भी इंसान के अंदर ये बायोलॉजिकली जैविक रूप से ये इनहेरेंट विल है, मतलब वंशानुगत मिली हुई, माँ बाप से मिली हुई एक विल होती है या ड्राइव होती है, डिजायर नहीं सॉरी ड्राइव होती है या टेंडेंसी होती है कि वो किसी काम को करे। इंडिविजुअल इज सेल्फ मोटिवेटेड टू अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव विदाउट एक्सटर्नल फोर्सेस। बिना एक्सटर्नल फोर्सेस के जब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो आप उसे सेल्फ मोटिवेटेड कह सकते हो। ए स्टूडेंट हु डिसाइड्स टू वर्क हार्ड एंड एक्सेल in all his subjects or courses without being motivated either by parents or teachers' rewards can be said to have exhibited intrinsic motivation। एक बच्चा जो हार्डवर्क करना चाहता है, हर सब्जेक्ट में, हर कोर्स में बहुत एक्सेल करना चाहता है, मतलब अग्रणी रहना चाहता है, आगे रहना चाहता है, तो वो बच्चा बिना किस किस की मोटिवेशन के, बिना पेरेंट्स या टीचर्स की मोटिवेशन के या कोई और भी बाह्य जो फैक्ट्स हैं, जैसे जो प्रीवियस उसकी परफॉर्मेंस है, वो प्रीवियस परफॉर्मेंस अच्छी आई थी और वो उसी से मोटिवेटेड है कि कहीं मेरी वो प्रीवियस परफॉर्मेंस जो है वो डाउन ना चली जाए और उस मोटिवेशन की वजह से वो कर रहा है। ये सब बाह्य हैं, लेकिन ऐसा अगर कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल स्टूडेंट ये डिसाइड करता है अपने आप ही कि मुझे तो हर सब्जेक्ट में अच्छा करना है, उसको रिवॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है, उसको पेरेंट्स के कहने से कोई लेना देना नहीं है, उसे टीचर के कहने से कोई लेना देना नहीं है, तो वो किसको एग्जिबिट कर रहा है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन को एग्जिबिट कर रहा है। सम फैक्टर्स दैट एनहेंस इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। कुछ फैक्टर्स हैं जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। वो क्या क्या है? क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, चीजों को जानने की इच्छा। गोल्स सेट बाय इंडिविजुअल, खुद इंडिविजुअल द्वारा सेट किए गए गोल। इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट आने लग जाए बच्चे को तो क्या है, वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मोटिवेट हो जाता है वो। मेंटल स्टिमुलेशन, अंदरूनी स्टिमुलेशन, मतलब माइंड के अंदर जो स्टिमुलेशन होती है, जो एक उत्तेजना होती है, जो उद्दीपक होता है, स्टिमुलस जो होता है, तो वो भी फोर्स करता है इस चीज के लिए। ग्रेटनेस मेंटेलिटी, मतलब मेंटेलिटी की ग्रेटनेस या डिजायर टू एक्सेल, आगे रहने की इच्छा। कई बार बच्चों में आ जाती है कि मुझे तो इससे आगे रहना ही रहना है, तो उस कंडीशन में वो मोटिवेट होता है। आगे देखिए, स्टूडेंट्स हु एग्जिबिट इंट्रिंसिक मोटिवेशन डू नॉट नीड टू बी फोर्स्ड और प्रेशराइज्ड टू बी सीरियस इन देयर स्कूल वर्क, दे डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। जो बच्चे इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिनमें होता है, उन्हें कभी फोर्स या प्रेशराइज करना नहीं पड़ता कि वो अपने स्कूल के काम के लिए सीरियस हो जाएं, वो हर काम को सही समय पर कर लेते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, दिस occurs when an individual is aroused to do a particular thing or behave in a particular way as a result of external factors। ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कब होता है? जब कोई भी इंडिविजुअल, मतलब उसे एक तरह से पुश किया जाता है या उकसाया जाता है, किस चीज के द्वारा? किसी बाहरी फैक्टर के द्वारा, कि वो एक कोई पर्टिकुलर काम को करे या किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करे, उस चीज के लिए अगर कोई बाहरी फैक्टर उसको उकसाता है तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाता है। इट स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन एज द सोर्स ओरिजिन ऑफ मोटिवेशन। ये किस चीज के ऊपर स्ट्रेस डालता है? इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन, बाहरी कंडीशन के ऊपर, उसके महत्व के ऊपर ये स्ट्रेस डालता है। और वो बाहरी कंडीशन क्या होती है? वो होती है सोर्स ओरिजिन ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का सोर्स होती है वो, मतलब मोटिवेशन निकल के बाहरी कंडीशन से आ रहा होता है इसमें। एक्सटर्नल फैक्टर्स ट्रिगर द लर्नर टू बी सीरियस इन हिज स्कूल वर्क। एग्जाम्पल के लिए क्या कहा? जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो लर्नर को अपने स्कूल वर्क के लिए सीरियस होने के लिए ट्रिगर करते हैं, वही वो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं।
एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स इन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इंक्लूड, कौन से फैक्टर्स हैं? इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड, प्रेजेस, कंपटीशन, काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग करके, पनिशमेंट, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस मतलब माता पिता क्या एक्सपेक्ट किए हुए हैं, क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स एंड इंटरेस्टिंग एपरेटस, जो मटेरियल है लर्निंग मटेरियल वो बिल्कुल रेडी है, अवेलेबल है, और जो टूल है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसकी वजह से वो कर रहा है बच्चा। सक्सेस चैलेंज फ्रॉम फ्रेंड्स, दोस्तों से सक्सेस का चैलेंज कि तू कामयाब होके दिखा दे तब, या प्रीवियस परफॉर्मेंस भी एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उन्हीं में आती है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, it is important to note that intrinsic motivation is preferred to extrinsic motivation. Intrinsic motivation को ज्यादा अच्छा माना है extrinsic motivation की बजाय। However, not all students can be intrinsically motivated. हालांकि सभी बच्चे आंतरिक रूप से मोटिवेट नहीं किए जा सकते। As a teacher, you should encourage the use of both. एक टीचर के रूप में आपको जो है दोनों का यूज करना चाहिए, बट द लेटर शुड बी यूज्ड विद कॉशन टू अवॉइड इट्स बीइंग इन एक्सेस। लेकिन जो बाद वाला है, बाद वाला कौन सा? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है उसे बहुत सावधानी के साथ यूज किया जाना चाहिए, ताकि ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं इसकी एक्सेस जो है वो ना हो जाए, कहीं ये जो है बहुत ज्यादा ना हो जाए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन का यूज कर लेना चाहिए। द चॉइस ऑफ मोटिवेशन विल डिपेंड ऑन एज फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा मोटिवेशन होना चाहिए। मैच्योरिटी एंड नीड्स ऑफ द लर्नर, एज, मैच्योरिटी एंड नीड्स ऑफ द लर्नर, इन चीजों के ऊपर जो है मोटिवेशन की टाइप डिपेंड करती है। मेजर थियरीज ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की मेजर थियरीज बिलो गिवन आर सम ऑफ द मोस्ट फेमस थियरीज ऑफ मोटिवेशन। देखिए, पहली क्या है? एसआर व्यू ऑफ मोटिवेशन। SR view, stimulus response view, ठीक है। Generally, the SR view explains learning in terms of establishment of SR bond. जो stimulus response bond है, जो आपस में उनका रिश्ता है, उसके आधार पर इसको एक्सप्लेन किया जाता है। In the typical experiments described in behaviorist theories, the animals were denied food for some time. They were then placed in a situation to induce performance of desired activities through the use of reinforcement. वो आपने देखा था जो BF स्किनर वगैरह की जो थियरीज आई थी, उसमें क्या था? जानवर को कुछ समय के लिए खाना नहीं देना, फिर उसके सामने जो है खाने के साथ साथ दूसरे जो स्टिमुलस वो लेके आए थे स्किनर, जो घंटी वाली चीज लेके आए थे, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली, तो वो चीज यहां पर कह रहा है ये। BF Skinner's theory of operant conditioning emphasizes the impact of reinforcement. Reinforcement का जो प्रभाव है वो BF Skinner की थियरी उसके ऊपर प्रभाव मतलब एम्फेसिस करती है, दबाव डालती है। Skinner and his colleagues argue that people begin life as blank slates. स्किनर और उसके जो कलीग्स थे वो क्या मानते थे कि इंसान जो है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह लाइफ को स्टार्ट करते हैं, एंड दैट आवर बिहेवियर्स आर शेप्ड बाय एक्सपीरियंसेस, और फिर उसके बाद हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो हमारे एक्सपीरियंसेस द्वारा शेप किए जाते हैं। देयरफॉर स्किनर एंड हिज फॉलोअर्स एक्सप्लेन मोटिवेशन बाय डिटरमाइनिंग व्हाई सम एक्सपीरियंसेस सीम टू अराउज रेस्पॉन्स मोर देन अदर्स। इसीलिए स्किनर और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो मोटिवेशन को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं, क्या करके? डिटरमाइन करके, कि क्यों कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं वो रेस्पॉन्स को अरोज करते हैं दूसरों की बजाय ज्यादा। बेस्ड ऑन दीज एक्सपेरिमेंट्स ए कंसेप्शन ऑफ मोटिवेशन वाज प्रपोज्ड। इन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे एक कंसेप्शन बनाया गया, एक धारणा बनाई गई मोटिवेशन की, जिसको प्रस्तावित किया गया। तो वो क्या थी? दैट स्ट्रेस द इंपोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल ड्राइव्स। जो किसके ऊपर स्ट्रेस डालती है? इंपोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल ड्राइव्स एंड द वे दीज
सर्व एज द बेसिस फॉर अदर मोटिव्स, और वो तरीका जिस तरीके से ये सर्व करती हैं दूसरे मोटिव्स को प्राप्त करने में। ए pupil could be motivated to learn in order to earn a praise, like एक बच्चा जो है वो मोटिवेट हो सकता है क्या करने के लिए, ताकि उसे प्रेज मिले। लाइक जैसे कि यू हैव डन इट बॉय, बच्चे तुमने ये कर दिया। फ्रॉम हिज टीचर, अपने टीचर से ये चीज मतलब कहलवाने के लिए बच्चा हो सकता है वो मोटिवेटेड हो जाए कि मुझे तो सर से यही बात कहलवानी है, मुझे तो मैम से यही बात कहलवानी है, लाइक दैट। टीचर्स हु favor an operant conditioning approach make sure that the psychological drives of students are satisfied। जो टीचर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग की अप्रोच को मतलब मान के चलते हैं, फेवर करते हैं, वो किस चीज के बारे में निश्चित हो जाते हैं, मतलब ये जरूर निश्चित करते हैं कि जो साइकोलॉजिकल ड्राइव्स हैं बच्चे की वो जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए। देन दे कैन रीइंफोर्स स्टूडेंट्स for correct answers by using material reinforcers, prizes, pencils, books, etc। फिर वो बच्चे को रीइंफोर्स कर सकते हैं, जो रीइंफोर्सर्स का मटेरियल है उसके द्वारा वो बच्चे को रीइंफोर्स कर सकते हैं, जैसे प्राइजेस से, पेंसिल से, बुक एक्सेट्रा से वो बच्चे को जो है रीइंफोर्स कर सकते हैं। एंड नॉन मटेरियल रीइंफोर्सर्स, ये तो मटेरियल रीइंफोर्सर्स हो गए, नॉन मटेरियल कौन से हो गए, प्रेज, पैट ऑन शोल्डर मतलब थपकी देना। टीचर्स शुड यूज रीइंफोर्समेंट टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न एंड दीज शुड बी स्प्लाइड एट द एप्रोप्रिएट मोमेंट। टीचर्स को बच्चों को मतलब एनकरेज करने के लिए रीइंफोर्समेंट का यूज कर लेना चाहिए और ये यूज सही समय पर होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉग्निटिव थियरी ऑफ मोटिवेशन। अब कॉग्निटिव थियरी किसकी थी, जेन पियाजे की थी, तो पियाजे वाली ही बात इसमें की जाएगी। देखिए, कॉग्निटिव थियरिस्ट्स बिलीव दैट इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड टू लर्न बेसिकली बिकॉज दे वांट टू लर्न। कॉग्निटिव क्या मानते थे जो कॉग्निटिविस्ट थे, कि इंडिविजुअल जो है वो सीखता है। क्यों सीखता है, उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे रीजन ये है कि वो सीखना चाहता है। दे बिकम अवेयर दैट दे नीड टू एक्सप्लोर टू बी एक्टिव। वो इस चीज के लिए अवेयर होते हैं इंडिविजुअल्स कि उन्हें एक्सप्लोर करने की जरूरत है, खोज करने की जरूरत है एक्टिव बने रहने के लिए, टू अचीव या कुछ प्राप्त करने के लिए। दे प्लान एंड डायरेक्ट देयर ओन एक्टिविटीज टू अटेन वेदर दे डिजायर और चूज। सॉरी, इट इज नॉट वेदर, इट इज वट एवर। दे प्लान एंड डायरेक्ट देयर ओन एक्टिविटीज, वो प्लान करते हैं, अपनी खुद की एक्टिविटीज को डायरेक्ट करते हैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए जिसकी उन्हें इच्छा होती है या जिसे वो चूज करते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को डायरेक्ट करते हैं और प्लानिंग भी करते हैं। सो ऑल्दो एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट में हेल्प, इसलिए हालांकि जो एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट है वो शायद हो सकता है हेल्प कर दे, it is the individual's own interest, plan and desire to succeed that nourish and sustain his actions। हालांकि एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट इसमें हेल्प कर सकती है, लेकिन ये इंडिविजुअल का खुद का इंटरेस्ट, प्लान और डिजायर होती है क्या करने की, कामयाब होने की, जो उसके एक्शंस को सस्टेन भी करती है और नरिश भी करती है, यानी उसके एक्शंस को बनाए भी रखती है और उसे मतलब पोषित भी करती है उन एक्शंस को। द कॉग्निटिव थियरी स्ट्रेसेस दैट ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वे इंडिविजुअल्स थिंक एंड परसीव थिंग्स। जो कॉग्निटिव थियरी है वो किस चीज पे स्ट्रेस डालती है, कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो किससे प्रभावित होता है, उस तरीके से जिस तरीके से इंडिविजुअल सोचता है, व्यक्ति जिस तरीके से सोचते हैं और चीजों को ग्रहण करते हैं, उस चीज से जो है ये इन्फ्लुएंस्ड होती है ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार प्रभावित होता है। द थियरी ऑल्सो एम्फेसिस दैट पीपल आर इनहेरेंटली ड्रिवन टू ओवरकम गैप्स और inconsistencies between what they know and what they experience when what is perceived is not congruent with what is expected। देखिए ध्यान से,
क्या होता है, द थियरी ऑल्सो एम्फेसिस दैट पीपल्स आर इनहेरेंटली ड्रिवन टू ओवरकम गैप्स और इनकंसिस्टेंसीज। जो बीच में गैप होता है, किसी भी दो चीजों के बीच में गैप होता है या इनकंसिस्टेंसी होती है। एक वो पांडा वाला एग्जांपल था ना, जिसमें पांडा के अलग अलग पार्ट्स वो बुक में दिखा रखे थे और फिर वो गैप फिल कर दिया, पांडा की पिक्चर माइंड ने सेट कर दी। तो वो वाली बात यहां पे है। क्या कह रहा है कि जो इनकंसिस्टेंसीज हैं किन चीजों के बीच में, व्हाट दे नो एंड व्हाट दे एक्सपीरियंस। मतलब ये नॉलेज या एक्सपीरियंस तो ये है, ठीक है, जो बंदे के पास है। ओके, when what is perceived is not congruent with what is expected। जो कुछ ग्रहण किया गया है वो कॉन्ग्रेंट नहीं है, कॉन्ग्रेंट नहीं है मतलब वो उसमें अनुकूल नहीं है। जो भी कुछ क्या किया गया था, जो भी कुछ परसीव किया विद व्हाट इज एक्सपेक्टेड, मतलब उस चीज के साथ जिस चीज की उम्मीद थी उसके अनुकूल नहीं है। क्या चीज, जो ग्रहण की गई है, यानी ग्रहण की गई नॉलेज। मान लीजिए इसमें कोई नई नॉलेज फिट की, तो जो नई नॉलेज फिट की है इसमें, जो ग्रहण की है नॉलेज ये वाली, ये क्या हो रही है, इसकी जो उम्मीद की गई थी ये उतनी जो है अनुकूल नहीं है। ये ग्रहण की हुई नॉलेज उतनी अनुकूल नहीं है जितनी उसकी उम्मीद की गई थी। तो क्या होता है, एक गैप आ जाता है बीच में, ठीक है, जो वो जानता है उसके बीच में और जो कुछ वो ग्रहण करता है उसके बीच में एक गैप सा आ जाता है। उस गैप को भरने के लिए बंदा जो है वो अपने आप सीखता है, कोशिश करता है। देयर इज देयरफॉर एन इम्बैलेंस इन द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अंदर इम्बैलेंस आ जाता है, वो बैलेंस जो है गड़बड़ा जाता है उसका। बिकॉज ए साइकोलॉजिकल गैप हैज बीन क्रिएटेड, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल गैप जो है वो क्रिएट कर दिया गया, उसकी वजह से एक गैप आ जाता है, एक इम्बैलेंस आ जाता है। द इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू रिएक्ट टू दिस बाय फिलिंग द गैप, और इस इम्बैलेंस को पूरा करने के लिए इंडिविजुअल रिएक्शन करता है ताकि वो उस गैप को भर सके और ये बैलेंस सही हो सके। इन ऑर्डर टू फिल द गैप एन इनर ड्राइव और स्ट्रगल इज सेट इन मोशन। इस गैप को भरने के लिए एक अंदरूनी ड्राइव या स्ट्रगल जो है वो मोशन में लग जाती है, यानी कार्यान्वित हो जाती है। दिस लीड्स टू मोटिवेशन विद इन द इंडिविजुअल, और यही चीज किसी इंडिविजुअल को अंदर से जो है मोटिवेट करती है। ए सिचुएशन वेयर द थॉट ऑफ एन इंडिविजुअल इज इन एग्रीमेंट with the social rules and regulations is known as cognitive consonance। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर किसी भी इंडिविजुअल का जो है वो सोशल रूल्स या रेगुलेशंस के साथ उसका एक एग्रीमेंट बन के चल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव कॉन्सोनेंस। कॉग्निटिव कॉन्सोनेंस मतलब मेंटल जो है वो बैलेंस, तालमेल आप कह सकते हो, ठीक है। बट व्हेन द इंडिविजुअल थॉट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद लेड डाउन रूल्स, लेकिन जो लागू किए गए रूल्स हैं, लेड डाउन जो रूल्स हैं एंड रेगुलेशंस, जो लागू किए गए रूल और रेगुलेशंस हैं, उनके साथ अगर इंडिविजुअल के विचार का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस। यानी मानसिक जो है वो डिसोनेंस मतलब कॉन्सोनेंस का उल्टा अतालमेल कह सकते हो, ठीक है ना, मतलब वो तालमेल नहीं बनता है। मेन बात ये है मेरे कहने की। जेन पियाजे's मेन इंटरेस्ट वाज इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जेन पियाजे का मेन जो इंटरेस्ट था वो किसमें था, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में था। बट ही हैज ऑल्सो टोल्ड अबाउट लर्निंग एंड मोटिवेशन, लेकिन उन्होंने लर्निंग और मोटिवेशन के बारे में भी बताया है। पियाजे सेज दैट इफ देयर इज डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम मींस तालमेल गड़बड़ाया हुआ है, तो डिसइक्विलिब्रियम है या डिससिमिलरिटी है, मतलब सिमिलर नहीं चीजें, डिससिमिलरिटी हो गई है इन चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, बच्चे के एक्सपीरियंसेस में, तो क्या होगा, देयर इज एन अर्ज टू ओवरकम इट। तो उसके अंदर एक अर्ज होती है, एक इच्छा होती है, बहुत तेज इच्छा शक्ति होती है कि वो उसको ओवरकम कर पाए, यानी उस इम्बैलेंस को वो सही कर पाए बच्चा। व्हेन pupils थिंकिंग इज इनकरेक्ट, जब बच्चे की थिंकिंग इनकरेक्ट होती है,
questions are asked to help them revise their perceptions. तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि उनकी मदद हो सके क्या करने में, जो उनके परसेप्शंस हैं, जो उनकी धारणाएं हैं, उनको रिवाइज करने में, यानी धारणाओं को दोबारा सही से बनाने के लिए फिर वो क्वेश्चनिंग करते हैं. फर्दर मोर, इससे भी आगे, दिस व्यू एनकरेजेस द यूज ऑफ डिस्कवरी मेथड to help pupils want to find out more about some topics or help them recognize gaps in their thinking. अब ये चीज आगे जाके क्या कर देती है, pupils को encourage करती है डिस्कवरी मेथड के लिए, कि वो डिस्कवरी मेथड का यूज करें ताकि pupils की हेल्प हो सके. किस चीज में? pupils want to find out, कि जिस चीज को वो फाइंड आउट करना चाहते हैं उसमें हेल्प हो सके, या दूसरे जो टॉपिक्स हैं, या उनकी मदद हो सके उस गैप को रिकॉग्नाइज करने में जो उनकी थिंकिंग में आया हुआ है. यानी दूसरे टॉपिक्स जिनके बारे में बच्चे और ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं, उन टॉपिक्स को फाइंड आउट करने में उनकी हेल्प हो सके. वो डिस्कवरी मेथड का यूज क्यों करते हैं? कि उन टॉपिक्स के बारे में वो और ज्यादा जान सकें, या जो गैप आ गया है थिंकिंग में उसको वो भर सकें, इसलिए बच्चे इसका यूज करते हैं. दिस इज रिलेटेड टू पियाजे's प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम. ये किससे संबंधित है? पियाजे का जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम है, जो तालमेल का सिद्धांत है. असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन. इक्विलिब्रियम आपका हो गया जो संतुलन. फिर असिमिलेशन होता है आत्मसातीकरण, मतलब उसको धारण कर लेना. और फिर होता है अकोमोडेशन, यानी उसका मेल कर देना, जो भी पुरानी नॉलेज है या जो भी कुछ है उसके साथ उसका तालमेल बनाना. According to him, pupils are born with a desire to maintain a sense of organization and balance in their conception of the world. जो उनकी धारणा है संसार के प्रति, मतलब जो पियाजे के अकॉर्डिंग जो pupils हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो किस चीज के साथ जन्म लेते हैं? एक इच्छा के साथ कि वो ऑर्गेनाइजेशन की सेंस को बनाए रखेंगे और जो बैलेंस है उनके कंसेप्शन में दुनिया का, उसको बनाए रखेंगे. यानी दुनिया के बारे में उनकी जो भी धारणा है उस बैलेंस को वो बनाए रखेंगे. यानी बैलेंस बनाए रखने की धारणा से ही उसी के साथ जो है हर स्टूडेंट का जन्म होता है. दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, और इसे ही इक्विलिब्रियम कहा जाता है. यानी जो बैलेंस बनाने की जो इच्छा है, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम. एन एफर्ट मेड बाय pupils to incorporate elements in the environment into their cognitive structure is referred to as assimilation. Incorporate करना, निगमन करना, शामिल करना. ठीक है, जब प्यूपल जो है निगमन के लिए एक एफर्ट करते हैं, एलिमेंट्स के निगमन के लिए. एलिमेंट्स कहां के? एनवायरमेंट में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको निगमन करने के, उनको शामिल करने के लिए जब वो एफर्ट करते हैं, किसमें शामिल करते हैं? वो जो उनका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसमें वो शामिल करना चाहते हैं एनवायरमेंट के जो एलिमेंट्स हैं उनको. तो इस चीज को क्या कहा जाता है? इट इज रेफर्ड टू एज असिमिलेशन, और इसी को आत्मसातीकरण कहा जाता है. एज न्यू एक्सपीरियंसेस आर मेट, pupils modify their conceptions of the world. जैसे जैसे नए एक्सपीरियंसेस उनको होते जाते हैं तो विद्यार्थी जो है, जो लर्नर है, वो दुनिया के बारे में जो उसके कॉन्सेप्शंस हैं, जो धारणाएं हैं, उनको मॉडिफाई करता चला जाता है. दिस हेल्प्स देम अल्टर देयर responses to stimuli or things. ये उनकी मदद किसमें करता है? अल्टर द रेस्पॉन्सेज, ताकि वो अपने रेस्पॉन्सेज को ऑल्टर कर सके, बदल सके, टू स्टिमुली और थिंग्स. किसके साथ? स्टिमुली के साथ या थिंग्स के साथ. दिस पियाजे रेफर्स टू एज अकोमोडेशन, और इसी चीज को पियाजे क्या कहता है? अकोमोडेशन कहता है. यही अकोमोडेशन के नाम से जानी जाती है. सॉरी, वो फ्राइड वाली थोड़ी सी ऊपर गई, सॉरी. हाँ जी, अब आती है फ्राइड्स साइकोलोनेस्टिक साइकोलोएनेलिटिक
theory of motivation. Sigmund Freud believed that behavior is governed to a very large extent by instincts. कैसे instincts? A natural tendency for people and animal to behave in a practical way using the knowledge and abilities that were born with rather than thought or training they have received. तो ये instincts होते क्या हैं? इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं? इंस्टिंक्ट्स होते हैं आपका जो सहज ज्ञान होता है, सहज ज्ञान, उसे बोलते हैं इंस्टिंक्ट, ठीक है, या सामान्य या स्वाभाविक बुद्धि भी आप इसको बोल सकते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि सिगमंड फ्राइड बिलीव्ड दैट बिहेवियर इज गवर्न्ड टू ए वेरी लार्ज एक्सटेंट, के बिहेवियर को काफी हद तक गवर्न किया जाता है किसके द्वारा? इंस्टिंक्ट्स के द्वारा। जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो सहज ज्ञान है, वो हमारे बिहेवियर को जो है काफी हद तक कंट्रोल करता है। और ये इंस्टिंक्ट्स क्या है? ये नेचुरल टेंडेंसी होती है लोगों में, जानवरों में, कि वो एक प्रैक्टिकल वे में अपनी नॉलेज को यूज करके बिहेव कर पाए। और ये एबिलिटी होती हैं जो उनके साथ ही आती हैं, मतलब जब वो जन्म लेते हैं तो ये एबिलिटीज उनके साथ आती हैं, बजाय किनके? बजाय उस ट्रेनिंग के या उन सब चीजों के जो उन्होंने ग्रहण की हैं जन्म के बाद। मतलब ये जन्म के बाद वाली चीजें नहीं है, ये साथ जन्म के साथ आई कुछ एबिलिटीज होती हैं। दीज इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स, ये जो इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स हैं, जो सहज ज्ञान संबंधी जो ड्राइव्स हैं, मोटिवेट पीपल टू सीक gratification for bodily processes which enables them to maintain equilibrium. और ये जो इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स हैं, ये क्या करती हैं? लोगों को मोटिवेट करती हैं ताकि वो ग्रेटिफिकेशन को ढूंढ पाए। ग्रेटिफिकेशन को ढूंढ पाए मतलब एक प्रसन्नता के भाव को ढूंढ पाए, यानी थोड़ा प्रसन्न हो पाए। फॉर बॉडीली प्रोसेसेस विच इनेबल देम टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, अपने बॉडी प्रोसेसेस के लिए जो उनको इस लायक बनाते हैं कि वो संतुलन को बनाए रख सकें। यानी संतुलन को बनाए रखने के लिए जो बॉडी प्रोसेसेस यूज होते हैं, उनके सौहार्द के लिए, उनकी खुशी के लिए, ये जो इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स हैं, जो सहज ज्ञान संबंधी ड्राइव्स हैं, वो लोगों को मोटिवेट करती हैं ताकि वो क्या कर पाए? ग्रेटिफिकेशन को ढूंढ पाए, यानी उस प्रसन्नता को ढूंढ पाए। फ्राइड बिलीव्ड दैट देयर आर मेनी ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच आवर बायोलॉजिकल नीड कैन बी ग्रेटिफाइड। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके माध्यम से हमारी जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं उनको ग्रेटिफाइड किया जा सकता है, यानी उनको एक तरह से सेटिस्फाई किया जा सकता है। मोर ओवर, सिंस इंस्टिंक्ट्स चेंज, इससे भी ज्यादा जो बात, जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, सहज ज्ञान बदलता रहता है। इट इज पॉसिबल फॉर आवर इंस्टिंक्ट्स टू ग्रेविटेट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इन ऑर्डर टू फाइंड मैक्सिमम ग्रेटिफिकेशन या सेटिस्फेक्शन। ये पॉसिबल है कि जो हमारी इंस्टिंक्ट है, जो सहज ज्ञान है, वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेट कर जाएगा, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाकर चिपक जाएगा। ठीक है, क्या करने के लिए? ताकि वो मैक्सिमम ग्रेटिफिकेशन को फाइंड आउट कर पाए, यानी वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सके, उसके लिए वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर जा सकता है। फ्राइड पोस्टुलेटेड दैट द कॉन्फ्लिक्ट पीपल एक्सपीरियंस, फ्राइड इस बात का प्रस्ताव देता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो मतलब आपस में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना दो चीजों के बीच में, तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसको लोग अनुभव करते हैं, originates when the three system governing the mind compete with each other। कि माइंड को गवर्न करने वाले जब तीन सिस्टम में आपस में कंपटीशन हो जाता है तो लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है। द थ्री सिस्टम्स आर, ये तीन सिस्टम क्या है? द इड, द ईगो, द सुपर ईगो। इड मतलब इदम, अहम और परा अहम। ठीक है, द इड, इड क्या होती है?
इड जो होती है ना, ये फ्राइड के अकॉर्डिंग क्या होती है? इड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल साइकिक एनर्जी एंड सीट ऑफ इंस्टिंक्ट्स. द इड इज गवर्न्ड बाय द प्लेजर प्रिंसिपल. द इड वांट्स प्लेजर एट ऑल costs without considering the consequences. जो इड होती है वो क्या है? वो होती है एक प्राइमरी सोर्स होता है साइकिक एनर्जी का, मतलब जो हमारे अंदर जो साइकिक एनर्जी है उसका ये प्राइमरी सोर्स होता है. एंड सीट ऑफ इंस्टिंक्ट्स, और जो इंस्टिंक्ट्स हमारे होते हैं उनकी ये सीट होती है, वहां पर ये होती है. द इड इज गवर्न्ड बाय द प्लेजर प्रिंसिपल. ध्यान रखिएगा, इड प्लेजर प्रिंसिपल से गवर्न होती है. द इड वांट्स प्लेजर एट ऑल कॉस्ट्स विदाउट कंसीडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस. इड को क्या चाहिए? प्लेजर चाहिए, हर कीमत पे चाहिए. उसको परिणामों की कोई परवाह नहीं होती, चाहे कुछ होता रहे, उसको कोई लेना देना नहीं है. उसको तो वो मतलब उसका ये जो प्लेजर है वो पूरा होना चाहिए. द ईगो, ईगो जो है वो बीच की होती है. ईगो क्या करती है? जो इड के अंदर जो इच्छा जगी, उस इच्छा को, क्योंकि इड को तो क्या होता है कि किसी कॉन्सिक्वेंस की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन ईगो को उन कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह होती है. और ये जो सोशली एक्सेप्टेबल वे है उससे उस इच्छा को पूरी करने की कोशिश करती है. कौन? ईगो. ईगो इज द साइकोलॉजिकल सेल्फ. ईगो जो है वो किसी इंसान की साइकोलॉजिकल सेल्फ है. फ्राइड बिलीव्ड दैट द ईगो इज द ऑर्गेनाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ इड. इड का ऑर्गेनाइज्ड एस्पेक्ट है कौन? ईगो. इट प्रोवाइड्स प्रॉपर डायरेक्शन टू आवर इंपल्सेस एंड अर्जेस. जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन देती है. जो इंपल्सेस और अर्जेस हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं कि हम ये कर दें वो कर दें लाइक दैट, तो उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन कौन देता है? ईगो. इट फंक्शंस ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल. ये रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर फंक्शन करती है, यानी भाई वास्तविक समाज में क्या चीज मान्य है क्या नहीं है, ये उसके ऊपर काम करती है. द सुपर ईगो. द सुपर ईगो कुड बी likened to the internalization of societal values. ये मतलब इसकी तुलना की जा सकती है, जो आपकी ये सुपर ईगो है इसकी तुलना की जा सकती है किससे? इंटरलाइजेशन से. जो सोशल वैल्यूज हैं उनकी इंटरलाइजेशन से तुलना की जा सकती है. एंड द मोरल इंस्टिल्ड बाय पेरेंट्स. और जो मोरल वैल्यूज जो पेरेंट्स ने दे रखी हैं उनसे इसकी तुलना की जा सकती है. इट इज गवर्न्ड बाय द आइडियल प्रिंसिपल. ये आइडियल प्रिंसिपल पर आधारित होती है. देखिए क्या होता है, इड के अंदर इच्छा जगती है, ठीक है, कि मुझे ये मोबाइल चाहिए. मोबाइल है उस बंदे की पहुंच से बाहर, लेकिन इड क्या कहेगी? मुझे नहीं पता, चोरी करो, डाका डालो, बैंक लूटो, खून करो, कुछ भी करो, इस बंदे को ही मार दो और इसका मोबाइल छीन लो. ठीक है, इड को कॉन्सिक्वेंस की कोई परवाह नहीं है. फिर आती है ईगो. ईगो क्या कहती है? भाई मोबाइल जो है वो मान लीजिए 2 लाख का है, ठीक है, या 1.3 लाख, मान लीजिए आईफोन 10 है, ठीक है, आईफोन एक्स है, क्लियर है, काफी महंगा है. अब क्या होगा? ईगो क्या कहेगी? चलो आपको ये फोन चाहिए, तो वो पहली कोशिश तो उसकी ये रहेगी कि किसी तरह से एक प्रॉपर वे से उतने पैसे अरेंज किए जाएं कि ये खरीद लिया जाए. अगर नहीं होते हैं तो वो फिर एक दूसरा अल्टरनेट देखेगी जो रियलिटी बेस्ड है कि भाई ऐसा फोन तो मिल नहीं रहा, उसके जैसा ये दूसरा ओप्पो का मिल रहा है, इतने जितने पैसे मेरे पास है तो अभी ओप्पो कैसे काम चला लो. क्लियर हुई बात? सुपर ईगो क्या कहती है? ये बिल्कुल की बिल्कुल आइडियल प्रिंसिपल पे आधारित होती है. ये मतलब जो बहुत एक्सट्रीम एक आइडियल प्रिंसिपल होता है उसी के ऊपर काम करती है. ये कहेगी कि मोबाइल की जरूरत ही क्या है. ठीक है, तो ईगो जो है वो बीच की होती है और इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखती है. चलिए आगे क्या है? 10. When the need for erotic and abnormal desire produces tension in an individual, in an attempt to reduce the tension, motivation occurs. इसलिए जब भी किसी इंसान के अंदर कोई इरोटिक या एबनॉर्मल डिजायर जो है वो प्रोड्यूस
करती है टेंशन को, यानी इंसान उस डिजायर की वजह से टेंशन में आ जाता है, तो क्या होता है, जो इंडिविजुअल में जो टेंशन आई है उसके अटेम्प्ट में, यानी उस टेंशन को कम करने के प्रयास में क्या आता है, मोटिवेशन अकर्स, मोटिवेशन का मतलब जन्म होता है। इन अदर वर्ड्स, द इंडिविजुअल नाउ मोटिवेट हिमसेल्फ टू डू व्हाट इज एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी एंड डस अलाउ अनप्लेजेंट एक्शन। इच्छा जागृत हुई, जब इच्छा जागृत हुई तो इम्बैलेंस हुआ, उसे पूरा करने के लिए मोटिवेशन आएगा जो ईगो तक जाएगा, और ईगो जो है वो क्या कर देगी, फिर इस तरह से मोटिवेट करेगी इंसान को कि वो कुछ ऐसा काम करे जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो, और अनप्लेजेंट एक्शन करने से उसको मना कर देगी ईगो। मैस्लोज नीड थियरी ऑफ मोटिवेशन। अकॉर्डिंग टू मैस्लो, मैन इज कॉन्स्टेंटली preoccupied with needs that must be met। मैस्लो के अकॉर्डिंग आदमी जो है, कोई भी हो, वो कॉन्स्टेंटली प्रीऑक्युपाइड रहता है, मतलब लगातार वो बिजी रहता है उन जरूरतों के साथ जो जरूर से जरूर पूरी होनी चाहिए। एज अ रिजल्ट ही इज डोमिनेंटली डायरेक्टिंग हिज एनर्जी टुवर्ड्स सेटिस्फाइंग दीज नीड्स। और इसी के परिणाम स्वरूप जो इंसान है वो एक तरह से अपनी पूरी एनर्जी को इस तरफ डायरेक्ट करने में बिजी रहता है ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरी कर सके। एज ईच नीड इज मेट, न्यू नीड्स अराइज। जब जब जो मतलब हर जरूरत जो जो पूरी होती जाती है, नई जरूरतें जन्म लेते जाती हैं। अब्राहम मास्लो ओपाइंड दैट ह्यूमन नीड्स आर हायरार्किकल एंड दैट दे आर इन टू सेट्स, नेमली दो सेट्स के नाम दिए हैं। पहले वो कहता है कि वो हायरार्किकल हैं, मतलब एक के बाद एक, ऐसे वो एक सीरीज उनकी चलती है, जैसे जो पहले बेसिक नीड्स हैं वो जब पूरी हो जाएंगी तो फिर दूसरी नीड्स आ जाएंगी, इस तरह से हायरार्की होती है उनकी, और वो उनको दो सेट्स में रखता है। तो पहला सेट है द डेफिशिएंसी और प्राइमरी नीड्स, द डेफिशिएंसी और प्राइमरी नीड्स, और दूसरा कहता है द ग्रोथ और सेकेंडरी नीड्स। पहले तो डेफिशिएंसी या प्राइमरी नीड्स और दूसरी है ग्रोथ और सेकेंडरी नीड्स। Maslow believed that deficiency needs must be satisfied, fulfilled before the growth needs can be met। वो ये मानता था कि जो डेफिशिएंसी नीड्स हैं या जो प्राइमरी नीड्स हैं वो पहले पूरी होना बहुत जरूरी है, और ग्रोथ नीड्स जो हैं वो उसके बाद मतलब पूरी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, physiological needs just as hunger, thirst, shelter must be satisfied before safety needs। Safety needs are secondary needs. First, these are the primary needs. Okay. Then love needs and so on. In the same manner, a person cannot begin to approach satisfaction needs until he feels personally well fed, safe and loved। Sorry. These are all just as hunger, thirst and shelter, then safety, and after that love. These are the deficiency or primary needs only, and then he goes to the satisfaction needs, or you can say growth needs or secondary needs, means without completing all these needs, these basic things, and then love and safety etc., human being can't go for other satisfaction needs, just as some other needs, you can say गाड़ी बंगला like that। इन सब चीजों के बारे में तो बाद में सोचेगा ना, पहले उसे ये जो बेसिक जरूरतें हैं वही पूरी होनी चाहिए। हाँ जी, ये एक बार फिगर है, इसमें ये कुछ लेटर्स जो हैं वो सही नहीं दिख रहे, तो मैं बुक की हेल्प यहाँ पे ले लेता हूँ। आप भी इसमें बुक की हेल्प ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखी हैं जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स जिसमें हमारी हंगर, थ्रस्ट हंगर, मतलब ये चीजें आ गई जो बेसिक
शारीरिक जरूरतें हैं, भूख प्यास ये सब चीजें। फिर आती है सेफ्टी नीड्स, जिसमें सिक्योरिटी प्रोटेक्शन आ गई। फिर आती हैं सोशल नीड्स, जिसमें सेंस ऑफ बिलविंग या लव, ठीक है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सॉरी सेंस ऑफ बिलोंगिंग। और उसके बाद है सोशल नीड्स के बाद एस्टीम नीड्स, इसमें सेल्फ एस्टीम, रिकॉग्निशन और स्टेटस आ गया। एस्टीम नीड्स में सेल्फ एस्टीम, रिकॉग्निशन और स्टेटस, ठीक है। और फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब अपने आप की एक्चुअलाइजेशन करना। तो ये नीड्स जो हैं वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इस थियरी में कि कैसे होती हैं, क्या क्या होती हैं ये। तो चलिए वन बाय वन इनको देख लेते हैं। Thus, a person must be able to fulfill the primary needs, biological needs, at the lowest level, as indicated in the figure. जो biological needs हैं, जैसे भूख प्यास और ये सब चीजें, once these needs are met, then safety becomes important, followed by need to belong or and to love and is loved. उसके बाद सेफ्टी के बाद समाज में लोगों से मिलना जुलना और प्यार प्रेम ये सब बातें आती हैं। फिर है द डिजायर टू बिलोंग टू ग्रुप्स सच एज फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलीजियस ग्रुप्स मेक्स अस फील लव्ड एंड एक्सेप्टेड बाय अदर्स। जो इच्छा होती है किस चीज की, कि हम ग्रुप से जुड़े। कैसे ग्रुप से? जैसे परिवार से, दोस्तों से, धर्म के जो ग्रुप होते हैं उनसे। तो इनसे हमें क्या फीलिंग आती है? फीलिंग ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस बाय अदर्स, कि हमें दूसरे लोग स्वीकार करते हैं। इफ इंडिविजुअल सक्सीड्स इन सेटिस्फाइंग द मेंशन्ड नीड्स, देन ही फील्स द नीड टू हैव सेल्फ एस्टीम। अगर कोई भी इंसान कामयाब हो जाता है इन बताई हुई नीड्स को फुलफिल करने में, सेटिस्फाई करने में, तो फिर उसके पास आगे जो है वो दूसरी नीड्स को महसूस करता है। कौन सी? सेल्फ एस्टीम की, कॉन्फिडेंस की और फीलिंग ऑफ सेल्फ ग्रोथ की। तो नेक्स्ट कम कॉग्निटिव नीड्स, विच इंक्लूड नीड फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, फॉलोड बाय नीड फॉर अदर ऑर्डर एंड ब्यूटी। मतलब कॉग्निटिव नीड्स आती हैं इसके बाद। कॉग्निटिव माइंड संबंधी, तो उसमें ऑब्वियसली नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के तो महत्व रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद नीड कौन सी आती है? ऑर्डर एंड ब्यूटी की, मतलब हर चीज ऑर्डर में हो, अच्छे से हो, और इंसान वो मतलब ये सोचता है कि भाई सुंदरता उसे मिले, मतलब चीजें, अच्छी चीजें वो पसंद करने लगता है और एक तरह से सुंदर दिखना भी चाहता है, लाइक दैट। फाइनली a person moves towards reaching the full potential called self actualization। और धीरे धीरे इंसान कहां पहुंच जाता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड की तरफ पहुंच जाता है, फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाता है। सच ए पर्सन हैज द क्वालिटीज ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला इंसान है उसमें सेल्फ अवेयरनेस होगी, सोशली रेस्पॉन्सिव होगा और ओपन टू चैलेंजेस होगा। लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनके लिए वो बिल्कुल खुले तरीके से उनका सामना करेगा। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नीड्स इज कॉल्ड हायरार्की और रैंकिंग इन ए सीरीज। हायरार्किकल नीड्स होती हैं, ये हायरार्की है नीड्स की, तो ये रैंकिंग इन ए सीरीज भी कहलाती है। ठीक है, तो चलिए जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं पहले वो देखते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स में दिस इज द लोवेस्ट ऑन द हायरार्की। हायरार्की में सबसे नीचे होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। और फिजियोलॉजिकल नीड्स में वही नीड्स हैं हमारी। फिजियोलॉजिकल नीड्स आर द बेसिक नीड्स दैट ह्यूमन बीइंग्स need for survival. Important primary needs are biological needs such as hunger, thirst, oxygen, rest, sleep, temperature regulation, warmth, shelter, excursion and sex, etc. These needs have to be satisfied for us to stay alive. जिंदा रहने के लिए ये जरूरतें हमारी जो है पूरी होना जरूरी है। Needs such as hunger and sleep are cyclical, लगातार चलती हैं, लाइक दैट, मतलब उनका एक साइकिल चलता रहता है, लाइक दैट इन नेचर एंड आर रिपीटेटिव। कौन सी नीड्स? हंगर और स्लीप जैसी जो नीड्स हैं
एक्सकर्शन भी वही उसी में आती है। तो ये क्या है, रेपिटेटिव या साइक्लिकल। 10 इंडिविजुअल नीड टू ईट एंड स्लीप रेगुलरली। 10 इंडिविजुअल नीड्स, नीड नहीं आएगा, नीड्स, क्योंकि इंडिविजुअल सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर होगी ना, इसलिए इंडिविजुअल को किस चीज की जरूरत होती है, किसी भी व्यक्ति को खाने की और सोने की, रेगुलर बेसिस पे। इफ दीज नीड्स आर नॉट मेट, द इंडिविजुअल विल नॉट हैव द अर्ज, ड्राइव और मोटिवेशन टू वांट टू मीट एनी अदर नीड्स। अगर यही जो बेसिक नीड्स हैं यही अगर पूरी नहीं होती हैं तो इंसान के अंदर दूसरी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने की कोई इच्छा उसके अंदर होगी ही नहीं। ऑल्सो चिल्ड्रन हु फील अनकंफर्टेबल ड्यू टू हंगर और irritating physical conditions may not be interested in learning. So same is with the case of children. If they are not physically comfortable, if they are hungry, if they are thirsty, if they haven't taken a good sleep, then they will not be interested in learning. So to make them interested in learning, their basic needs must be fulfilled on the first priority. Then safety needs. This is the next need to be met after physiological needs. These include the need for protection, security and freedom from anxiety. प्रोटेक्शन होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए और एंजाइटी, चिंताओं से मुक्ति इंसान को मिल जाए तो उसे कहते हैं सेफ्टी नीड्स। इफेक्टिव लर्निंग कैन ओनली टेक प्लेस इन अ सिक्योर्ड एनवायरनमेंट। सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में ही इफेक्टिव लर्निंग हो सकती है। अगर किसी को किसी प्रकार की चिंता सताती रहेगी, अगर किसी को किसी प्रकार का ये भय रहेगा कि वो भाई यहाँ सिक्योर नहीं है, प्रोटेक्ट नहीं है, कोई भी उसको मार जाएगा, या लाइक दैट वो था ना कि छत को हवा उड़ा ले जाए और वो धूप में बैठ के पढ़ रहे हो, तो क्या है वो, मतलब वो पूरी तरह से वहां पे सिक्योर और कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी नीड्स जो है वो बहुत ही जरूरी है। बच्चे को स्कूल में आके ये लगना चाहिए कि हाँ वो यहाँ पे पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, सिक्योर है और उसको कोई चिंता मतलब वहां पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है बिलोंगिंग एंड लव नीड्स। बिलोंगिंग मतलब एक दूसरे से संबंध वाली बात। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू हैव ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू ए ग्रुप। हर कोई चाहता है कि उसकी बिलोंगिंग हो एक ग्रुप के साथ, मतलब वो एक ग्रुप से जुड़े। फेल्योर टू सेटिस्फाई दीज नीड्स मे लीड टू ए फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। अगर यहाँ कोई फेल हो जाता है तो किस तरफ चला जाएगा, वो एक अकेलेपन की और एकांत की जो फीलिंग है वो उस इंसान के अंदर आ जाएगी। लर्नर्स हु फील दैट दे आर लव्ड एंड एक्सेप्टेड will be more interested in learning than those who feel rejected, ignored and maltreated. तो वो लर्नर्स जो ये महसूस करते हैं कि दे आर लव्ड एंड एक्सेप्टेड, कि उनसे प्यार किया जाता है और उन्हें स्वीकार किया जाता है लोगों द्वारा, टीचर्स द्वारा, तो उनमें लर्निंग की फीलिंग ज्यादा आएगी बजाय किनके, बजाय उनके जो रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, इग्नोर्ड फील कर रहे हैं या माल ट्रीटेड, मतलब उन्हें लग रहा है कि उनके साथ गलत ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उनकी बजाय वो दूसरे बच्चे ज्यादा अच्छे से लर्निंग करेंगे। नेक्स्ट है एस्टीम नीड्स। अब देखिए एस्टीम नीड्स क्या होती हैं। दीज इंक्लूड द सेल्फ एस्टीम एंड नीड फॉर अदर्स एस्टीम। सेल्फ एस्टीम और दूसरों की जो एस्टीम है, अदर्स एस्टीम, ये इसमें इंक्लूडेड है। सेल्फ एस्टीम इज द पॉजिटिव वे वन परसीव्स वन सेल्फ। सेल्फ एस्टीम क्या है कि कोई इंसान अपने आप को किस तरह से परसीव करता है, किस तरह से वो अपने आप को देखता है। फॉर इंस्टेंस, वन में परसीव वन सेल्फ एज कंपिटेंट, स्ट्रॉन्ग एंड एन इंडिपेंडेंट पर्सन। उदाहरण के लिए कोई अपने आप को मान सकता है कॉम्पिटेंट, मान सकता है स्ट्रॉन्ग, मान सकता है इंडिपेंडेंट पर्सन, मान सकता है। द नीड फॉर अदर्स एस्टीम इज अ डिजायर टू हैव अ गुड रेपुटेशन। और जो अदर्स एस्टीम है उसमें क्या है, उसमें इच्छा होती है कि इंसान की गुड रेपुटेशन हो, टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन एंड स्टेटस, और उसे रिकॉग्निशन मतलब लोग उसे पहचाने, वो इस चीज को मतलब ऑब्टेन कर ले, प्राप्त कर ले, लोगों की पहचान के लोग उसको पहचाने और उसका एक सोशल स्टेटस भी हो। इनएबिलिटी टू सेटिस्फाई द एस्टीम नीड्स मे लीड टू इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। जो एस्टीम नीड्स हैं अगर ये पूरी नहीं होती
तो बंदे में क्या आ जाएगा, इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। नेक्स्ट है नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अकॉर्डिंग टू मैस्लो दिस इज द बिगनिंग ऑफ सेकेंडरी नीड्स। ये सेकेंडरी नीड्स की बिगनिंग होती है। सेकेंडरी नीड्स अदरवाइज कॉल्ड ग्रोथ नीड्स, या इनको आप ग्रोथ नीड्स भी कह सकते हो, यहां से बिगनिंग होती है। एट दिस लेवल इंडिविजुअल स्ट्राइव्स फॉर पर्सनल ग्रोथ, डिस्कवरी एंड रियलाइजिंग वंस पोटेंशियलिटीज। यहां से, इस लेवल से इंडिविजुअल किस चीज के लिए कोशिश करता है, वो पर्सनल ग्रोथ के लिए कोशिश करता है, डिस्कवरी के लिए, और रियलाइजिंग वंस पोटेंशियलिटीज के वो अपनी खुद की ताकत को पहचान पाए, खुद की पोटेंशियल को पहचान पाए कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। इट इज अ स्टेज दैट इंडिविजुअल्स वांट टू अचीव हायर एंड ग्रेटर गोल्स टू बिकम द वेरी बेस्ट पर्सन दे कैन बी। ये वो स्टेज होती है जहां पर कोई भी इंडिविजुअल जो है वो हायर और ग्रेटर गोल्स को प्राप्त करना चाहता है, और वो क्या बनना चाहता है कि जितना बेस्ट इंसान वो बन सके उतना बेस्ट इंसान वो बनना चाहता है। तो सेकेंडरी नीड्स कहां जाके स्टार्ट होती हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली पोजीशन पे जाके सेकेंडरी नीड्स जाके स्टार्ट होती हैं। चलिए, रोल ऑफ द टीचर इन मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में टीचर का क्या रोल रहता है वो भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मोटिवेशन में ही हम पढ़ रहे हैं ना। द टीचर इज एक्सपेक्टेड to apply the knowledge of motivation to increase learning among pupils. This can be achieved through the following. टीचर से ये उम्मीद की जाती है कि वो जो मोटिवेशन की नॉलेज है उसको लागू करेगा, क्या करने के लिए, स्टूडेंट्स में लर्निंग को एनकरेज करने के लिए, या स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए, किसके लिए, लर्निंग के लिए, कि वो लर्निंग करें। और ये कैसे अचीव की जा सकती है, वो ये तरीके दे रखे हैं। पहला है द टीचर शुड मेक हिज सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। सबसे पहली बात है सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, और अगर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं है तो बात नहीं बन पाएगी, स्टडी अच्छे से नहीं हो पाएंगी। दूसरा है मेथड्स ऑफ टीचिंग शुड बी वेरिड टू अकोमोडेट ऑल पीपल्स। जो मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं वो वेरी कर जाने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ताकि सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वो मेल कर जाएं। क्या जो मेथड्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स के साथ अकोमोडेट हो जाए, मेल खा जाए उनका लर्निंग का या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, उन मेथड्स के माध्यम से। टीचर्स शुड यूज इंटरेस्टिंग एंड स्टिमुलेटिंग लर्निंग मटेरियल्स टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए टीचर्स को क्या चाहिए, उन्हें यूज करना चाहिए इंटरेस्टिंग और स्टिमुलेटिंग लर्निंग मटेरियल्स। ऐसा लर्निंग मटेरियल लेके आना चाहिए जो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे और उनको उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे, स्टिमुलेट करे लर्निंग के लिए। द टीचर शुड स्ट्रेंथन pupils' confidence and stress the value of achievement. टीचर को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाए और किस बात पे जोर दे, अचीवमेंट पे जोर दे, वैल्यू ऑफ अचीवमेंट, कि उसने कुछ अचीव किया है। चाहे ये नहीं है कि उसने 10 आउट ऑफ 10 लिए हैं। मान लीजिए एक बच्चा ढंग से प्रोग्रेस नहीं कर रहा और उसने इस बार टेस्ट में अगर 0.5 मार्क्स भी ज्यादा लिए हैं तो कुछ तो पॉजिटिव अचीव किया ही है। तो उसे जो है टीचर को एक तरह से ये रियलाइज करवाना चाहिए कि भाई वैल्यू ऑफ अचीवमेंट है, वो उसको उस 0.5 के लिए भी एक तरह से शाबाशी दे। स्कूल एनवायरमेंट एंड द क्लासरूम शुड बी फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली सेफ फॉर लर्निंग। स्कूल एनवायरमेंट और क्लासरूम ये फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरीके से लर्निंग के लिए सेफ होने चाहिए। द टीचर शुड मेक टास्क्स अचीवेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं तो उन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में टीचर को कुछ ऐसा करना चाहिए, या तो उन सिचुएशंस को मॉडिफाई कर दे या स्टूडेंट्स की हेल्प कर दे, ताकि जो टास्क है वो अचीवेबल हो जाए, यानी बच्चों के लिए वो इतना इस लेवल तक आ जाए कि बच्चे उस टास्क को पूरा कर पाए, उस टास्क को कंप्लीट कर पाए, अचीव कर पाए। स्टूडेंट्स शुड बी अलाउड एंड एनकरेज्ड to participate fully in the teaching and learning process by asking, answering questions and demonstrations in practical lessons. टीचर को क्या चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को अलाउ करे
और एनकरेज करे कि वो पार्टिसिपेट करें पूरी तरह से, किसमें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। क्या करके, आस्क करके, पूछ करके, आंसरिंग क्वेश्चंस के आंसर दे करके, या जो प्रैक्टिकल क्लास चल रही हो, प्रैक्टिकल लेसन जो चल रहे हैं उनमें डेमोन्स्ट्रेट करके, उनमें वो डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं, कुछ भी मतलब अपना करके दिखाएं, उनसे स्टूडेंट्स से टीचर को कुछ करवाना चाहिए, प्रैक्टिकल काम भी। इंसेंटिव्स शुड बी जुडिशियली यूज्ड। जो इंसेंटिव्स हैं जैसे प्राइज हो गया, लाइक दैट, इस तरह की चीजें, उन्हें निर्णायक रूप से यूज करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन क्लास वर्क एंड एग्जामिनेशन शुड बी रिवार्डेड। अगर कोई क्लास वर्क में या एग्जाम में बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बच्चा दिखाता है तो उसे रिवॉर्ड भी देना चाहिए। टीचर्स शुड बी सिंपैथेटिक एंड रिस्पॉन्सिव टू स्टूडेंट्स नीड्स। स्टूडेंट्स की जो भी जरूरतें हैं उनके प्रति टीचर को सिंपैथेटिक भी होना पड़ेगा, सौहार्दपूर्ण और रेस्पॉन्सिव भी होना पड़ेगा, यानी एक तरह से उसके प्रति वो रेस्पॉन्ड करें, दिखाएं कि हाँ भाई हमें आपकी चिंता है, सो दैट दे कैन बिल्ड अप पॉजिटिव एसोसिएशन, ताकि वो एक पॉजिटिव एसोसिएशन बना सकें, यानी स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ एक सकारात्मक जो एसोसिएशन है, जो संबंध है, वो बना सकें। तो ये हमारा जो है 3rd यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हुई, और कल जो है हमारी 4th यूनिट साइकोलॉजी की हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।